नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरंभ एजुकेशन एम्पावरिंग एस्पिरेंट्स। देखिए, मैंने आप सबको बताया था कि कृषि के प्रकार वाला टॉपिक हम लोग आज के वीडियो में कवर करेंगे करके। तो वही आपका जितना भी कृषि के प्रकार होते हैं वो सब वाला पोर्शन जो है वो हम लोग आज के वीडियो में कवर करने वाले। लगभग 8 से 9 कृषि के प्रकार मैं पूरा आपको बताऊंगा, क्योंकि 2017 के पेपर में मिश्रित कृषि क्या होती है करके पूछ चुका है, तो वो कृषि के प्रकार के अंतर्गत ही आता है। तो अब मिश्रित कृषि पूछा है तो हो सकता है दूसरे कृषि के प्रकारों के बारे में भी आपको इस बार पेपर में देखने के लिए मिले, इसकी पूरी तरीके से संभावना है। इसलिए मैं आपको कृषि के जितने भी प्रकार के कृषि होते हैं, जब हम लोग कृषि वाला चैप्टर पढ़ ही रहे हैं तो मैं आपको उन सबको बता देता हूं। उसके अलावा एक ठो योजना भी कवर करेंगे हम लोग। अब इसके बाद हम लोग कृषि से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो छत्तीसगढ़ में चल रही हैं वो कवर करना स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ एक योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का कुछ पोर्शन मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद ये बड़ा योजना है, ठीक है, तो ये छूटेगा थोड़ा, इसको हम लोग आगे की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। कुछ शुरुआत कब से हुआ था, इसका उद्देश्य क्या है, ये सब आज की वीडियो में कवर करेंगे। इसके बाद फिर इसके आगे का पोर्शन जो है हम लोग आगे की वीडियो में कवर करेंगे। तो ये सब चीज़ जो है वो आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। आज का वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा और उसको अच्छे से नोट करना है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक। तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कृषि के प्रकार। भारत में कृषि कितने प्रकार की होती है? अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार की कृषि की जाती है। जैसे कि आप देखेंगे पहाड़ी इलाकों में, नॉर्थ ईस्ट में अलग तरीके की खेती होती है, क्योंकि वहाँ पर जो ज़मीन है वो समतल नहीं है, पहाड़ी इलाका है। उसके बाद जो नॉर्थ इंडिया आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, ये वाला बेल्ट पे अलग तरीके की कृषि होती है, क्योंकि यहाँ पर ज़मीन जो है वो समतल है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश समतल ज़मीन है। राजस्थान वाले हिस्से में देखेंगे तो अब मरुस्थली कृषि होती है, क्योंकि वहाँ पर क्या पाया जाता है, रेत ही पाया जाता है, मिट्टी तो पाया नहीं जाता, तो वहाँ पर अलग प्रकार की कृषि होती है। और अलग अलग जगह पे, जैसे कि साउथ इंडिया है तो केरल, कर्नाटक, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मुख्यतः चाय, कॉफ़ी, इन सब की खेती होती है जो बागवानी फसल के अंतर्गत आते हैं। तो पूरा इंडिया जो है 15 कृषि प्रदेशों में विभक्त है। प्राकृतिक कृषि प्राकृतिक प्रदेशों में मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार की कृषि की जाती है, अलग अलग खेती की जाती है। वहाँ की भौगोलिक दशा, वहाँ की जलवायु, वहाँ की मिट्टी, इसको देखते हुए जो है वो सब कृषि की जाती है। मैंने आपको जब मिट्टी पढ़ाया है, छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ, तो मैंने शॉर्ट में वो मिट्टी को नहीं पढ़ाया है, मैं आपको पूरा इंडिया में पूरा बताया हूँ कि जलवायु जब पढ़ाया हूँ तो जलवायु से कनेक्ट करके मैं बताया हूँ कि जलवायु मिट्टी को किस प्रकार प्रभावित करती है। ये आपका पीएससी मेंस में आता है, ठीक। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, जलवायु मिट्टी को किस प्रकार से प्रभावित करती है। तो जलवायु का फैलाव जैसा जैसा भारत में होता है, जैसा जैसा मानसून भारत में फैलता है, वैसे वैसे वहाँ की मिट्टी पाई जाती है और उसी प्रकार वहाँ की जलवायु क्या बोलते हैं, उस तरीके की वहाँ कृषि की जाती है। तो जलवायु का संबंध कृषि का संबंध, जो खेती है, फसल है, उसका संबंध किससे है, मिट्टी का संबंध जलवायु से। पूरा इंटरकनेक्टेड है और मैंने आपको पूरा कनेक्ट करके उसको बताया है। ध्यान से देखना, उसको आप समझ में आ जाएगा पूरा। तो ये भी उसी तरीके की चीज़ें हैं। मैं पूरा वो चीज़ फिर से नहीं बता कहूँगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा चीज़ है। वो इंडियन ज्योग्राफी और छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी में मैं पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है, जब पढ़ाऊँगा तब। तो ये अभी जो है मैं भारत में कृषि के बारे में बता रहा हूँ आपको कि कितने प्रकार की कृषि होती है। तो अलग अलग जगह भौगोलिक दशाओं और जलवायु की अलग अलग फैलाव के कारण अलग अलग टाइप की कृषि पाई जाती है, ठीक। तो पहला अपन देखते हैं स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि, इसी को बोलते हैं। 2 नाम है इसका, सबसे इंपॉर्टेंट है भैया स्थानांतरित कृषि, झूम कृषि। ईडीओ में तो पूछेगा ही, और भी एग्जाम में आपको कृषि से संबंधित चीज़ों में इसको पूछ सकता है। सही जोड़ी बना के पूछ देगा, ऑब्जेक्टिव में कथन करण बना के पूछ सकता है, पूछते रहता है इसको। तो वो पूरा एक साथ लेके बता रहा हूँ आपको, आपसे एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा इससे। पहला स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि, दोनों एक ही नाम, एक ही मतलब इसका दूसरा नाम क्या है, झूम कृषि है। नाम से ही समझ में आ रहा होगा। स्थानांतरित मतलब एक जगह से दूसरा जगह जा जाके कृषि करना। एक जगह पर क्या होता है, जंगलों में जहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं, वहाँ पर जो लोग निवास करते हैं, आदिवासी हो या सामान्य जन जो निवास करते हैं, वो लोग वहाँ के पेड़ को काट देते हैं। पेड़ को काट के उसको क्या कर देते हैं, जला देते हैं। और पेड़ को काट के जलाने के बाद जो राख नीचे ज़मीन पे जाता है, उस पर वो लोग कृषि करते हैं। और कृषि करने के बाद जब वो भूमि जो उपजाऊ से अनुपजाऊ हो जाती है, मतलब वो कृषि करने के लायक नहीं रहती है, तो उस भूमि को छोड़कर स्थानांतरित हो जाते हैं, दूसरे जगह चल देते हैं। दूसरे जगह फिर जंगल को काटते हैं, फिर वो लोग उसको जलाते हैं, फिर वो राख बनता है, फिर वहाँ पर कृषि करते हैं। इसी तरीके से कुछ देर बाद, कुछ समय के बाद वो जो भूमि है वो अनुपजाऊ हो जाती है, जिसके कारण वो लोग पलायन कर जाते हैं, वहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं और दूसरे जगह जाके फिर से कृषि करने लग जाते हैं।
उसी कृषि को कहा जाता है स्थानांतरित कृषि या कहा जाता है झूम कृषि। दोनों में से दोनों एक ही नाम है। तो जनजाति समाज और किस चीज़ की कृषि करते हैं, बेसिकली उस जगह पे वो लोग कंद और जड़ वाली फसलों के लिए ये प्रकार की कृषि की जाती है। जो बेसिक कंसेप्ट बताया वो वही है जो मैं आपको बताया, कंद और जड़ वाली फसलों के लिए ये कृषि जो है वो अपनाई जाती है। जंगली, क्वेश्चन आ भी चुका है झूम कृषि किसे कहते हैं करके। जंगली या पहाड़ी क्षेत्रों में पहाड़ों को जलाकर, ये मैं बताया वही है। उसके बाद फिर पेड़ों को जलाकर क्या किया जाता है, वहाँ पर कृषि किया जाता है। इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। तो इसी कृषि को काटो और जलाओ कृषि भी कहा जाता है। इसी कृषि को बुश फैलो कृषि भी कहा जाता है। तो ये दोनों भी नाम याद रखना आप लोग। स्थानांतरित कृषि भी वही है, झूम कृषि भी वही है, काटो और जलाओ कृषि भी वही है, और बुश फैलो कृषि भी वही है। तो ये सब नाम आपको ध्यान रखना है, कोई भी नाम पूछ सकता है। अब इसी कृषि को पूर्वोत्तर राज्य में क्या नाम से जाना जाता है? ऐसे तो स्थानांतरित कृषि पूरे भारत में जाना जाता है, पूर्वोत्तर राज्य में झूम कृषि के नाम से जाना जाता है, और छत्तीसगढ़ में बीवर के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में किस नाम से जाना जाता है? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, अब ये दोनों एक ही था तो लगभग पहले, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में भी बीवर नाम से जाना जाता है, मध्य प्रदेश में भी बीवर नाम से जाना जाता है, और पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, ये सब एरिया में इसको किस नाम से जाना जाता है? झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। ठीक, समझ में आया पूरा? इसको अच्छे से मैं आपको समझा दिया हूँ। मैं जो बोला हूँ उसको नोट करना, यहाँ पर तो मैं शॉर्ट में लिखा हूँ, है ना। ठीक, आगे बढ़े। निर्वाह कृषि सेकंड, ये क्या होता है? मानव श्रम व पशुबल की सहायता से घरेलू मांग की पूर्ति करने व स्थानीय बाजार में बिक्री करने के लिए जिस प्रकार की कृषि की जाती है। अब यहाँ पर क्या लिया जाता है? मानव श्रम तो ले गए, मतलब कि मनुष्य तो मजदूर काम करेंगे ही, कृषक जो होते हैं वो। इसके साथ साथ पशुओं का भी यहाँ पर क्या लिया जाता है? सहयोग लिया जाता है। ठीक, पशुओं को चरने के लिए छोड़ दिया जाता है खेत को। जब खेत जो है वो कटाई करने के बाद पशुओं को चरने के लिए छोड़ दिया जाता है, उनसे भी और पशुओं से संबंधित भी काम लिए जाते हैं। पशुओं से हेल्प लिया जाता है हल जोतने में और बाकी सब काम करने में। ठीक है, वो तो सब जानते ही हैं आप। तो मानव श्रम और पशुबल दोनों का हेल्प लिया जाता है घरेलू मांग की पूर्ति। मतलब जैसे कि आपका खाद्य फसल है, जैसे कि धान है, गेहूं है, और भी जो दलहन तिलहन फसल है, वो सब खाद्य फसल है खाने के लिए। तो उसका करने के लिए और उसको स्थानीय बाजार में बेचने के लिए, स्थानीय बाजार में बेचने के लिए, स्थानीय बाजार मतलब लोकल मार्केट, वहाँ पर बेचने के लिए जिस प्रकार की कृषि की जाती है उसको कहा जाता है निर्वाह कृषि। सिंपल है, कोई बहुत ज़्यादा टफ ये है नहीं। खाद्य फसलों के लिए ये बेसिकली कृषि किया जाता है। इसमें उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिकतम छिड़काव किया जाता है, एक कम से कम छिड़काव किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या किया जाता है? कम से कम उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो गाय रहते हैं, गाय भैंस, जो पशुधन का उपयोग लिया जाता है इसमें, है ना। तो जो गोबर देते हैं उससे क्या होता है, उसको आप लोगों ने नरवा गरवा घुरुआ बारी में पढ़ाया था आप लोगों को मैं, घुरुआ के बारे में। घुरुआ का कंसेप्ट क्या है? एक जगह गड्ढे में जो मल निकलता है पशुओं से उसको इकट्ठा कर दिया जाता है, कचड़ा कूड़ा करकट को भी वहीं पे इकट्ठा कर दिया जाता है। और क्या होता है, इस तरीके का वो पॉन्ड गड्ढा टाइप का रहता है ना, इस पर इकट्ठा कर दिए। अब यहाँ पर एक दिन इकट्ठा किए, फिर उसके ऊपर ये इकट्ठा हो गया, इसके ऊपर ये इकट्ठा हो गया, इसके ऊपर ये। तो जो नीचे का जो हिस्सा रहेगा जो आप पिछले दिन इकट्ठा किए हो, वो क्या होता है, वहाँ पर हीट डेवलप होता है। तो उसके कारण दबाव पड़ता है और उसमें प्रेशर क्रिएट होने के बाद जो हीट क्रिएट होता है, उस हीट में खाद का निर्माण होता है। तो इस खाद को बाद में यहां से निकाल कर क्या कर दिया जाता है, क्या बोलते हैं, खेतों में छिड़क दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, खादों को, ये बहुत ज़्यादा उर्वरक क्षमता होती है इसमें, अच्छे खाद होते हैं, ये अच्छे किस्म के खाद होते हैं। गौठानों में इसका उत्पादन किया भी जा रहा है, तो इसी कारण से घुरुआ कंसेप्ट लाया गया है। तो एक तो ये खाद का टेक्निक है। तो इससे क्या होता है कि आपको ये खाद का उपयोग कर रहे हो, मतलब मार्केट से उर्वरक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो उर्वरक क्या रहता है, पेड़ में छिड़क तो दोगे आप, आपका फसल भी बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो देखा जा रहा है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। जब मैं श्वेत क्रांति और हरित क्रांति पढ़ाया था तब आपको इस चीज़ को बताया था डिटेल में कि वो जो रहता है वो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक होता जा रहा है। अब उससे बीमार पड़ने लग रहे हैं लोग, क्योंकि वो जहर ही तो है एक तरीके का। तो उर्वरकों को इसमें निर्वाह कृषि में कम से कम प्रयोग किया जाता है। उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग कम लगता है, क्योंकि इस तरीके का जब पशुधन का उपयोग किया जा रहा है तो खाद निर्माण करके यहाँ पर छिड़क दिया जाता है। ठीक है ना, समझ में आया। तीसरा देखते हैं गहन कृषि। गहन कृषि क्या होता है, घनी आबादी वाली क्षेत्र में, इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, जहाँ घनी आबादी वाली क्षेत्र है, जहाँ घनी आबादी है, जैसे कि बिहार,
डेंसिटी सबसे ज़्यादा है पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन वाला जब जनगणना पढ़ेंगे तो आप पढ़ते होंगे कि डेंसिटी सबसे ज़्यादा, पॉपुलेशन डेंसिटी, और लिटरेसी रेट साक्षरता सबसे कम है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार, सबसे कम शिक्षित राज्य बिहार, सबसे अधिक शिक्षित राज्य केरल। ये सब क्वेश्चन पूछ चुका है, ध्यान रखना। तो जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्र में गहन कृषि की जाती है, अब ये इसका दायरा रहता है 200 किलोमीटर, ऐसा कुछ उसमें फिक्स्ड पॉपुलेशन होने चाहिए, उसको कहा जाता है गहन, मतलब जनसंख्या घनत्व वाला होना चाहिए, वो उसका क्राइटेरिया, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। अधिक जनसंख्या घनत्व व कम उर्वरता वाले क्षेत्र में, ध्यान रखना, जनसंख्या घनत्व जहाँ ज़्यादा है और जहाँ की उर्वरता एकदम कम है, वहाँ पर इस प्रकार की खेती की जाती है। इस खेती में क्या किया जाता है, अब जब उर्वरता क्षमता कम है तो ये भी काम नहीं करेगा, एक खाद का उपयोग नहीं किया जाता, वहाँ पर फिर कीटनाशक अत्यधिक मात्रा में उपयोग करना पड़ता है। कीड़े मकोड़े भी बहुत सारे होते हैं, बहुत ज़्यादा कीटनाशक उपयोग किया जाता है, बहुत ज़्यादा मार्केट से लाके उर्वरक का उपयोग किया जाता है ऐसे जगह में, तभी मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ती है और फिर क्या होता है, वो फसलों का उत्पादन होता है। अब जैसे आप, ये वही है यार, ये देखो, ये नेचुरल खाद है, जैविक खाद बोलते हैं इसको, ठीक। जैसे कि आप लोग मेडिकल साइंस में देखते होंगे, एक होता है एलोपैथी और एक होता है होम्योपैथी, एक होता है आयुर्वेदिक, अलग होता है, ठीक है। तो एलोपैथी में जैसे कि आपको सर्दी खांसी बुखार है तो आप जाके डॉक्टर से, एलोपैथी वाले डॉक्टर से आप टैबलेट लेंगे, आप सिरप लेंगे तो वो तुरंत इंस्टेंट काम करता है। लेकिन आयुर्वेदिक उपचार में आप जाना चाहेंगे तो उसमें टाइम लगता है, लेकिन वो जड़ से खत्म करता है और वो शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता। कौन सा? आयुर्वेदिक। लेकिन एलोपैथी क्या है, आपका ज़्यादा डोज, अगर हाई डोज ले लिए तो बॉडी को रिएक्शन और इन्फेक्शन का भी डर रहता है। तो आप जैसे कि स्किन में कुछ दिक्कत होता है, तो स्किन का कुछ प्रॉब्लम होता है, तो कोशिश करते हैं कि एलोपैथी से बचने के बजाय आयुर्वेदिक दवाई लिया जाए ताकि उसका साइड इफेक्ट ना पड़े। तो आयुर्वेदिक में टाइम ज़्यादा लगता है लेकिन इफेक्ट अच्छा पड़ता है और जड़ से खत्म होता है कोई बीमारी, और एलोपैथी में टाइम कम लगता है लेकिन रिएक्शन होने का पूरा संभावना है। तो उसी तरीके से ये खाद है, ये खाद जैविक खाद है, नुकसानदायक नहीं है, इसका साइड इफेक्ट नहीं है, ह्यूमन बॉडी के लिए रिएक्शन नहीं करता, लेकिन थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा देरी से काम करता है और बहुत ज़्यादा काम इफेक्टिव नहीं है जितना ये जो उर्वरक है। ये इंस्टेंट काम करता है, बहुत ज़्यादा उर्वरक क्षमता कम है, खाद का उपयोग करोगे तो उतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन उर्वरक का उपयोग बहुत सारा छिड़क दिए तो फटाक से उठ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए अधिकतम उर्वरकों, कीटनाशकों, उन्नत बीजों, हाई यील्ड सीड्स, फसल परिवर्तन, इस बीज का प्रयोग किया जाता है। फसल परिवर्तन, एक ही फसल नहीं लिया जाता, बदल बदल के खेती किया जाता है ताकि उसकी उर्वरक क्षमता क्या रहे, बनी रहे वहाँ की। तो उसको कहते हैं गहन कृषि। समझ गए? चौथा देखते हैं व्यापक कृषि। मानव श्रम के स्थान पर मशीनरी की उपयोग किया था। व्यापक मतलब ब्रॉड मान लो, अब व्यापक कृषि का मतलब बड़े लेवल पे कृषि किया जाता है। मानव श्रम तो लिया ही जाता है, इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा मशीनरी का यूज़ किया जाता है। जैसे कि ये सबसे ज़्यादा ये कृषि कहाँ देखने के लिए मिलेगा, व्यापक कृषि आपको चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब वाले क्षेत्र में, यूपी में भी मिलेगा आपको। आप लोग देखे होंगे इधर भी छत्तीसगढ़ में जो लोग आते हैं हार्वेस्टर लेके, वो लोग पंजाब से किसान हार्वेस्टर लेके यहाँ आते हैं, वहाँ किराए पर लोग लेते हैं उनका हार्वेस्टर को। तो उस रीज़न पे हरित क्रांति का प्रभाव भी बहुत पड़ा है, एक तो वो भी रीज़न है, इसलिए भी वहाँ के किसान डेवलप हैं। और चूंकि आर्थिक रूप से वहाँ के किसान ज़्यादा सक्षम हैं, इसलिए इन हायर टेक्नोलॉजी के जो यंत्र हैं, कृषि यंत्र, जो मशीन है, तो पैसा ज़्यादा है तो ये मशीन को लेने के लिए वो लोग सक्षम हैं, तो इन मशीनों का प्रयोग सबसे ज़्यादा करते हैं। तो चूँकि मशीनों का भी ज़्यादा प्रयोग करते हैं, पढ़े लिखे भी हैं, इसलिए ज्ञान भी अच्छा है उनके पास, टेक्निक भी अच्छा यूज़ करते हैं कृषि का, नई नई टेक्नोलॉजी। भारत जो विश्व का वैश्विक रूप से जो ग्लोबल में जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है एग्रीकल्चर के लिए, उसको भी वो लोग इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करते हैं, हरियाणा वाले और पंजाब वाले, ठीक। तो इसी के कारण वहाँ पर क्या है, उपज बहुत ज़्यादा है, कृषि अच्छी होती है वहाँ, गेहूँ, धान अच्छा मात्रा में वहाँ पर होता है, गेहूँ वगैरह फसल। तो व्यापक कृषि और मानव श्रम के स्थान पर मशीनरी का भी यूज़ किया जाता है। कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना। अब गहन कृषि ज़्यादा जनसंख्या वाले में, व्यापक कृषि कम जनसंख्या वाले में, और मानव श्रम के साथ मशीनरी भी यूज़ किया जाता है वहाँ पर। पांचवा है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक का मतलब सीधा व्यापार करने के लिए कृषि। एक लाइन में अगर बोलूँ तो उच्च उपज वाली फसल पैदा करना। उच्च उपज वाली फसल का मतलब जिसका पैदावार बहुत ज़्यादा हो, कम खर्चा ज़्यादा बेनिफिट, और उसको क्या करना, एक्सपोर्ट करना, निर्यात करना, ठीक है। इसमें गेहूँ, कपास, गन्ना, तंबाकू, मक्का,
जैसे कि ये व्यापारिक फसलें, ये व्यापारिक फसलों के अंतर्गत क्या आता है बोलोगे तो यही सब व्यापारिक फसलें भी हैं, क्योंकि इसका व्यापार किया जाता है, इसको बेचा जाता है। तो ये कम लगाओगे आप, ज़्यादा होता है। गन्ना का फसल 3 बार होता है, एक बार आप बीज लगा दिए ना तो एक बार उपयोग होगा, काटोगे फिर से उगेगा, फिर काटोगे फिर से उगेगा। लगाना एक ही बार है, फसल 3 बार मिलेगा। तो ये है ना, तो इसलिए इसका व्यापारिक फसलें कहा जाता है इन सब चीज़ों को। तंबाकू, मक्का लगाना कम पड़ता है, उगता ज़्यादा है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, इसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो इसी को कहते हैं वाणिज्यिक कृषि। व्यापार के लिए जो कृषि किया जाता है उसको कहते हैं वाणिज्यिक कृषि। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट देखें, बागवानी कृषि। बागवानी कृषि क्या होता है? बहुत बड़े क्षेत्रफल में ये कृषि किया जाता है, बागवानी कृषि। अब इसको समझाऊंगा, अभी देखना। लंबी अवधि की आवश्यकता होती है। बागवानी कृषि मेनली किस क्षेत्र में किया जाता है? भारत में केरला और कर्नाटका वाले क्षेत्र में जो किया जाता है। अब ये मैं भारत साउथ इंडिया बना रहा हूँ भाई, इसको ध्यान रखना ना। तो यहाँ पर ये कर्नाटक है, ये केरल है। इस रेंज पे, कर्नाटक और केरला वाले रेंज पे ये कृषि किया जाता है। छत्तीसगढ़ में कहाँ किया जाता है? अगर ये छत्तीसगढ़ है तो अपना छत्तीसगढ़ में जशपुर में किया जाता है बागवानी कृषि। चाय और कॉफ़ी की खेती हो रही है वहाँ जशपुर में। मैं आपको कल बताया था ना, अनुसंधान केंद्र उसका कहाँ है, मेन पार्ट। और क्या बोलते हैं, एक और चीज़ बताया था जो जशपुर में है। ठीक, तो वो जो है ये आपका चाय की खेती जो है ना, वो संवर्धन किया जा रहा है जशपुर में, बागवानी कृषि। और यहाँ पर भारत में अगर देखें तो कर्नाटक और केरला। ठीक, तो ध्यान रखना, बहुत बड़े क्षेत्रफल में इसकी खेती की जाती है। जैसे कि आप चाय देखे होंगे, हरा हरा पूरा दिखता है, बहुत ज़्यादा 50-100 एकड़ में खाली हरा हरा दिखते रहता है। उसका पत्ती, उसके लीव्स जो होते हैं वो दिखते रहते हैं। उसके बाद उसको तोड़ा जाता है, फिर यहाँ पर चाय का बनाया जाता है। वैसी कॉफ़ी भी होता है। तो बहुत बड़े और बहुत लंबे अवधि की उसको प्रोडक्शन बढ़ने में आवश्यकता होती है। रबड़ की खेती की जाती है, चाय की खेती की जाती है, नारियल की खेती की जाती है, कॉफ़ी की खेती की जाती है, मसालों की खेती की जाती है और फल की खेती की जाती है। इसको कहा जाता है बागवानी कृषि के अंतर्गत आता है। ठीक, तो ये इस रेंज में किया जाता है। इसी रेंज में क्यों किया जाता है इसको? क्योंकि इनको क्या, सब बहुत ज़्यादा वर्षा की ज़रूरत पड़ती है, पानी इनको बहुत चाहिए। बागवानी कृषि को पानी बहुत ज़्यादा चाहिए। तो लैटेराइट मिट्टी, पानी देखिए, लैटेराइट मिट्टी की आवश्यकता होती है। और ठीक है, जहाँ जहाँ पानी ज़्यादा गिरेगा, जहाँ जहाँ वर्षा ज़्यादा होगी, वहाँ पर, अब इसको जलवायु से कनेक्ट करके बता ही देता हूँ आपको, जहाँ जहाँ वर्षा ज़्यादा होगी वहाँ वहाँ लैटेराइट मिट्टी पाया जाएगा। और लैटेराइट मिट्टी जहाँ पाया जाता है वहाँ पर वर्षा के कारण निछालन प्रोसेस होता है। निछालन प्रोसेस का मतलब क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा पानी गिरता है तो मिट्टी के जो ऊपर में उर्वरक क्षमता रहती है, मिट्टी के जो ऊपरी परत रहती है, उसमें क्या रहता है, जो उर्वरकता रहती है वो रिस कर क्या हो जाता है, नीचे चला जाता है। पानी के साथ रिस कर उर्वरक क्षमता जो मिट्टी की रहती है, जो उसमें मतलब पोषण रहते हैं, पोषक तत्व रहते हैं मिट्टी के ऊपर, ये मिट्टी का लेयर है, मान लो जाए रेड कलर का ये लेयर है, यहाँ पर पोषक तत्व विद्यमान है। पानी इतना गिरता है इस रीजन में क्योंकि यहाँ पर केरल जो है वहाँ पर मानसून प्रस्फुट होता है। मानसून सबसे पहले आता है वहाँ पर, 1 जून को लगभग यहाँ पर मानसून आ जाता है। तो मानसून के आने से यहाँ पर पहाड़ों से टकराकर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है जून के मौसम में। तो इसके कारण वर्षा ज़्यादा होती है, लैटेराइट मिट्टी यहाँ पर पाया जाता है। तो वर्षा के कारण क्या होता है कि यहाँ का मिट्टी के पोषक तत्व रिस कर नीचे चले जाते हैं। तो रिस कर नीचे चले जाते हैं, इसलिए इसकी उर्वरक क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लैटेराइट मिट्टी यहाँ पर पाया जाता है और पोषक तत्वों के रिस जाने के कारण उर्वरक क्षमता कम हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पर धान की फसल नहीं उगाया जा सकता। खाद्यान्न फसल, उर्वरक क्षमता जहाँ कम है वहाँ पर नहीं उगाया जा सकता। वहाँ पर इसीलिए चाय, कॉफ़ी, मसाला ये सब की खेती की जाती है, क्योंकि इनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। उर्वरक क्षमता ज़्यादा नहीं चाहिए लोग को, जितना उर्वरक क्षमता चाहिए फर्टिलाइज़र डाल के डाल लेंगे वो लोग, लेकिन धान वान नहीं उग सकता यहाँ पर। तो ये इसीलिए ये पूरा इंटरकनेक्टेड है यार। जलवायु वगैरह वाले में मैं पढ़ाया हूँ, छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी का पोर्शन जाके देखना आप लोग। ठीक है, तो ये सब चीज़ भी बता दिया आपको मैं यहाँ पर। ठीक, तो ये समझ गए बागवानी कृषि। इसीलिए यहाँ पर वाले रीजन में खाद्यान्न फसल नहीं उगाया जाता, यहाँ पर क्या उगाया जाता है, चाय, कॉफ़ी, नारियल ये सब उगाया जाता है। सूखी भूमि कृषि 7वां देखते हैं। शुष्क और रेगिस्तानी क्षेत्र में ज्वार बाजरा उगाया जाता है। इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। जो रेगिस्तानी क्षेत्र है
वहाँ पर उगाया जाता है ये सबको शुष्क और रेगिस्तानी क्षेत्र में, जैसे कि ज्वार बाजरा ये सब है वो उगाया जाता है, उसको कहते हैं सूखी भूमि कृषि। 8वां गीली भूमि कृषि, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर नदियों के आसपास वाला क्षेत्र, जहाँ पर गंगा नदी वाला नॉर्थ इंडिया का आप क्षेत्र देखेंगे, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये सब क्षेत्र में जहाँ गंगा नदी का प्रवाह हुआ है वहाँ पर उसके आसपास का जो क्षेत्र देखेंगे जहाँ पर पानी की अधिकता है, सिंचाई क्षमता पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, वो गीले भूमि की कृषि की जाती है। पूर्वोत्तर भारत में ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र के कारण आसपास का क्षेत्र नमी युक्त है, और नॉर्थ इंडिया में क्या है, गंगा नदी है, इसके लिए वहाँ पर आसपास का क्षेत्र क्या है, नमी युक्त है। और पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट्स भी जो है वो वर्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत विविधताओं वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर विविधताएं पाई जाती हैं, वर्षा बहुत अच्छा खासा होता है, इसलिए यहाँ पर भी गीले भूमि की कृषि की जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। 9वां कंटूर कृषि, समोच्च कृषि, इसको समझना जरूरी है आपको, ये कहीं पढ़े भी नहीं होंगे आप लोग। देखो कंटूर कृषि या समोच्च कृषि इसको क्या बोलते हैं, देखो पहाड़ों वाले क्षेत्र में, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट रीजन है, जैसे तो नॉर्थ ईस्ट में पहाड़ पाए जाते हैं, तो पहाड़ों में खेती कैसे किया जाए, ऐसा पहाड़ है पूरा, अब यहाँ पर खेती कैसे करोगे, जमीन को समतल कैसे करोगे, खेत तो यहाँ बन नहीं सकता, बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ को थोड़ी काट के खेत बना दोगे। तो इसमें क्या होता है, इस पहाड़ वाले क्षेत्र को क्या किया जाता है, पूरा तो नहीं समतल किया जा सकता, लेकिन कुछ कुछ क्षेत्रों को समतल करके इसको ऐसा कर दिया जाता है, ऐसा स्टेप वाइज मतलब कर दिया जाता है। और उसके बाद क्या किया जाता है, यहाँ पर ये वाला जो रीजन दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर खेती किया जाता है, ये जो समतल रीजन है वहाँ पर खेती किया जाता है। अब यहाँ पर पानी को रोकें कैसे, जब पानी को यहाँ पर डालोगे तो पूरा बह के तो नीचे आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या बाढ़ बनाया जाता है, ऐसा ऐसा रोक के पानी बनाया जाता है, ऐसा। तो यहाँ पर क्या कर रही है, यहाँ पर पानी आया ये रुक गया, यहाँ पर पानी आया ये रुक गया, यहाँ पर पानी आया ये रुक गया, तो यहाँ पर जो खेती की जाती है उसको कहा जाता है कंटूर कृषि या समोच्च कृषि। ठीक। तीव्र ढाल वाली पहाड़ी, पानी अपने साथ मृदा के पोषक तत्वों को बहाकर ले जाता है। तीव्र ढाल वाली पहाड़ी है, ऐसा बनाए तो पानी पोषक तत्वों को बहाकर ले जाता है यहाँ पर, तो इसीलिए इस यहाँ पर जो कृषि की जाती है उसको कंटूर कृषि कहा जाता है। एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पर जो ये वाला स्टेप है, जैसे कि ये वाला स्टेप है, यहाँ पर अलग फसल उगाया जाएगा, दूसरा फसल, यहाँ पर दूसरा फसल लिया जाता है, यहाँ पर दूसरा फसल लिया जाता है, सब स्टेप में अलग अलग फसल लिया जाता है। क्यों लिया जाता है, अलग अलग चीजें उगाई जाती, सेम चीजें नहीं उगाई जाती। इसके पीछे जल विज्ञान का कॉन्सेप्ट है, वाटर साइंस, वो एक अलग चीज है, उसको समझाने बैठूंगा यहाँ इसको ये पहले पढ़ो, ठीक है ना, वो अभी मत समझो, ठीक है। यहाँ पर जल विज्ञान के कारण अलग अलग खेती की जाती है, हर जगह पे अलग। तो कंटूर कृषि बना लोगे ना आप जब आएगा तो तीव्र ढाल वाले क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में जहाँ पानी अपने साथ मृदा के पोषक तत्वों को बहाकर ले जाता है, ऐसे क्षेत्रों में क्या किया जाता है, समोच्च कृषि या कंटूर कृषि किया जाता है। ठीक, अभी आपको डायग्राम भी बना के बता दिया मैं। ठीक, मिश्रित कृषि, हाँ ये आया है मिश्रित कृषि जो है, अभी 2017 के पेपर में आपका आया था, इसीलिए मैं पूरे कृषि के प्रकारों को आपको बता रहा हूँ। फसलों के उत्पादन के साथ पशुपालन भी किया जाता है, सीधा सिंपल कॉन्सेप्ट है, फसलों के उत्पादन भी किया जाता है, साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर, जैविक खाद का निर्माण किया जाता है, पशुओं से भी काम लिया जाता है, तो ये दोनों अगर किया जा रहा है तो उसको मिश्रित कृषि बोलेंगे। ध्यान रखना, बहुत से लोग ये मार के आ जाते हैं कि धान और गेहूँ फसल एक साथ, या कोई दो फसल एक साथ उगा रहे हैं, अगर कोई भी दो प्रकार का फसल, तो उसको मिश्रित कृषि कहा जाता है। नहीं, वो नहीं, वो भी ऑप्शन में था। एक कृषि कर रहे हो, कृषि के साथ अगर पशुपालन करोगे तो उसको मिश्रित कृषि कहा जाएगा, न कि दो फसल एक साथ उगाने को मिश्रित कृषि कहा जाएगा, इसको ध्यान रखना। तो ये 10 प्रकार का मैं आपको कृषि बताया हूं, इसको ध्यान रखना। कोई भी कृषि अब आएगा आपसे बन जाएगा आप, ठीक है, ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं है, छोटा छोटा ही है। एक ठो योजना का छोटा सा स्टार्टिंग पार्ट अपन कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो इसका आगे वाला हिस्सा कवर करेंगे हम लोग। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरुआत हुई थी 13 जनवरी 2016 को। देखो, किसानों को ऋण देने के लिए एक तो इसकी प्रीमियम राशि भी कम रहती है। देखो, फसल बीमा योजना का मतलब, देखो किसान जो हैं वो अधिकतम निर्भर रहते हैं वर्षा के जल पे। अब पुराने समय में तो थे ही, अभी तो क्या है कि बहुत सारी योजनाएं चला के मशीनों के लिए ऋण देने चालू हो गए। पंप, मैंने आपको कल पिछले वाले वीडियो में बताया था, पंप के लिए ऋण दिया जाता है, छूट दी जाती है, अनुदान दिया जा रहा है, ताकि मशीन खरीद सके लोग और वर्षा के जल पे निर्भर न रहें। पहले क्या रहता था कि पूरा किसान जो हैं वो वर्षा के जल पे, अगर जिस समय वर्षा नहीं हुआ, जिस साल सूखा पड़ गया, उस साल किसान भूखों मर जाते थे। अभी भी रूरल एरिया में जिनके पास छोटी भूमि है और जिनके खेत में बोर नहीं है, बोरवेल नहीं है, वो पूरी तरीके से वर्षा के जल पर निर्भर रहते हैं। अगर पानी अच्छा गिरा, ज़्यादा गिरा
तो भी धान के लिए नुकसान है, तो भी वो लोग दिक्कत में रहेंगे। कम गिरा तो भी धान के लिए नुकसान है, तब भी दिक्कत में रहेंगे। तो इस तरीके से आप प्रकृति के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड हो जाओ। और अभी इस तरीके का चीज़ चल रहा है, प्रदूषण इतना ज़्यादा बढ़ गया, पानी गिरेगा नहीं गिरेगा कोई ठिकाना नहीं रहता है, तो उसमें दिक्कत हो जाता था। तब क्या किए, फिर ऐसे किसानों को कर्ज से बचाने के लिए, गरीबी से बचाने के लिए, और कृषि छोड़ के जा रहे थे किसान ये सब चीज़ के कारण, तो इसके कारण से सरकार ने ये योजना इंट्रोड्यूस की कि आपका बीमा कर देंगे हम। तो बीमा करने से क्या होता है, प्रीमियम कुछ भरना पड़ता है, बहुत कम प्रीमियम रहता है, बताऊंगा अभी डिटेल में आपको। प्रीमियम भरने के बाद क्या होता है कि अगर मान लो जाए सूखा पड़ गया तो उस साल जो भरपाई है वो सरकार करती है। ठीक, तो इस तरीके का क्या है, जैसे कि आप गाड़ी का बीमा कराते हैं, बीमा अगर कराए हैं, इंश्योरेंस, एक्सीडेंट हो गया तो उसका खर्चा बीमा कंपनी देगी। उसी तरीके से अगर कहीं प्राकृतिक आपदाओं के कारण अगर कहीं आपकी क्षति कुछ पहुंचती है तो उसका पैसा जो है वो सरकार देती है। यह है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। सिंपल कंसेप्ट है, जैसे आदमी का बीमा होता है, जैसे गाड़ियों का बीमा होता है, वही बीमा है ये भी। ठीक, अब उद्देश्य क्या था इसका, पहला, प्राकृतिक आपदाओं, कीटों, रोगों के परिणाम स्वरूप अधिसूचित फसल की विफलता। अच्छा, इसमें मैं आपको बताऊंगा किस किस चीज़ों पे बीमा का लाभ मिलता है। ठीक है, प्राकृतिक आपदा, कीटों, रोगों का परिणाम। अब रोग कोई उत्पन्न हो गया, कीड़ा के कारण बहुत ज़्यादा कीड़ा आ गया और उसके कारण फसल बर्बाद हो गया, तब अधिसूचित फसल, मतलब जिन फसल को इसमें शामिल किया गया, जोन से फसल को, जो फसल को इसमें शामिल किया गया है, उन फसलों में अगर विफल हो जाता है, उपज नहीं होता है, तब यहां पर बीमा कवरेज मिलेगा और वित्तीय सहायता भी दी जाती है इसमें। ठीक, दूसरा, किसानों की आय को स्थायित्व देना, मतलब किसानों की आय, जैसे कि पिछले बार 1 लाख एक किसान कमाया है, तो इस बार वो जब गरीब किसान होते हैं उसी आय से, कृषक आय से एक बार जो धान बिकता है वो खरीफ फसल में, रबी मौसम में फिर गेहूं बिकता है, तो उसी से क्या करते हैं, साल भर अपना खर्चा चलाते हैं। तो वो लोग के आय में एक स्थायित्व बना रहे। पिछले बार 1 लाख रुपए का ये हुआ था, इस बार 40,000 हुआ, पता चला उनको पूरा ये कर, तो गरीबी रेखा से ऊपर नहीं आ पाते किसान। तो क्या होगा, उसके कारण किसानों को आय में स्थायित्व देना, स्टेबिलिटी प्रदान करना एक तरीके से, कि भाई इतना आय आपका बने रहे ताकि आपका खर्चा आजीविका चलता रहे। तीसरा, नवाचार एवं आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। उद्देश्य आ सकता है, निम्न में से कौन प्रधानमंत्री फसल बीमा के उद्देश्य नहीं है, पूछेगा ऐसा, ध्यान से पढ़ना एक एक उद्देश्य को, इसीलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं। नवाचार एवं आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, नई टेक्नोलॉजी, नई मशीन, नए जो आ रहे हैं चीज़ें, नई उर्वरक है, नई फर्टिलाइजर है, जो कि कौन से फर्टिलाइजर जो है वो मनुष्य के लिए नुकसानदेह नहीं है, इनको यूज़ करो, कब यूज़ करो, किस टाइम पे यूज़ करो, कितनी मात्रा में यूज़ करो, या नई टेक्नोलॉजी मशीन को कैसे यूज़ करना है, ये सब से इंट्रोड्यूस कराना भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का एक उद्देश्य में शामिल है। ठीक, चौथा, कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को सुनिश्चित करना, मतलब जो ऋण मिल रहा है कृषि क्षेत्र में। अब देखो क्या होगा कि मान लो जाए किसानों को फसल बीमा योजना नहीं आती, फसल का बीमा नहीं करवा पाती किसान, तो एक बार पानी अच्छा गिरा तो ऋण लेके कृषि कर लिए, दूसरा बार पानी नहीं गिरा दूसरे मौसम में, तो किसी कृषि कर ही नहीं पाए, गरीब हो गए, पैसा ही नहीं है, तो ऋण क्या किए, और ऋण भी चुकाना है। फिर ऋण कैसे चुकाएंगे, ऋण कैसे लेंगे? तो एक तरीके से अगर कहीं किसानों के पास आवक बनी रहेगा, एक स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहेगी, ऋण मतलब कि वो लोग को आय आता रहेगा, इनकम, अगर कहीं प्राकृतिक आपदा भी आ गई तो सरकार की तरफ से कुछ मुआवजा मिल गया तो उससे क्या होता है, बराबर हो जाता है, तो ऋण का फ्लो भी बने रहेगा। फिर वो लोग ऋण लेंगे, फिर ये ऋण वापस करेंगे, फिर अगले साल ऋण लेंगे, फिर ऋण वापस करेंगे, तो ये ऋण का फ्लो बने रहेगा। पैसा रहेगा, किसान खेती करेंगे तब तो ऋण लेंगे, तो इसके कारण कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को सुनिश्चित करना भी इसका एक उद्देश्य है। तो ये हो गया आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का। मैं एकदम थोड़ा सा पार्ट अभी बताया हूँ, लगभग 20% 30%, बहुत बड़ा योजना है, तो मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। और कृषि से संबंधित जो अन्य योजनाएं चल रही है छत्तीसगढ़ में, उसको भी हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये पूरा आपको समझ में आया होगा आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।